इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और इसके ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, इसका एक नेम और होता है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज। देखो आपको एक पॉइंट बताऊं, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके दो एप्लीकेशंस हैं, एक है आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक है आपका मीटर ब्रिज। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक मीटर ब्रिज। इन दोनों की हेल्प से भी हम किसी वायर का रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस अननोन हो, जिस वायर का रेजिस्टेंस अननोन हो, उस वायर का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ये दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक मीटर ब्रिज। और ये दोनों किसके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो आप क्वेश्चन कह सकता है कि गिव द टू एग्जांपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम दो एग्जांपल्स बताएं, तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं हम मीटर ब्रिज। पोस्ट ऑफिस बॉक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम रीड नहीं करेंगे। मीटर ब्रिज हमारे सिलेबस में है, तो मीटर ब्रिज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर ये पूछता है तो हम कहेंगे ये व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल बेस्ड होता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब ये बनाते कैसे हैं मीटर ब्रिज, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? ये देखो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, और डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बनाया जाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, वहां से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, और ये क्या करता है, किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर अननोन होगा तो उसको मेजर करने वाले डिवाइस को हम मीटर ब्रिज कह सकते हैं। तो ये अननोन वायर का रेजिस्टेंस मेजर करने वाला एक डिवाइस है। ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करें, इसका मीटर ब्रिज बनाए कैसे? तो कंस्ट्रक्शन में देखो हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का बोर्ड लेते हैं, जैसे लकड़ी का बोर्ड है ये वाला, है ना। इस लकड़ी के बोर्ड पर हम 1 मीटर लंबा वायर, ये 1 मीटर लंबा वायर, ये 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं। 1 मीटर लंबा काफी बड़ा होता है, 1 मीटर। अब मैं इसी को 1 मीटर लंबा वायर मान लेता हूं। वैसे 1 मीटर काफी बड़ा लंबा वायर हो गया, इतना बड़ा करीब करीब होता है 1 मीटर लंबा वायर। तो ये 1 मीटर लंबा वायर ले लिया मैंने, ए बी। ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सब जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। और 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं। किसका बना होना चाहिए ये वायर? ये वायर होना चाहिए एलॉय का बना हुआ, जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेनन है, इनका बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वायर में जब करंट फ्लो करेगी तो ये वायर हीट अप हो जाता है। अब इसमें वायर में करंट फ्लो करेगी तो ये वायर गर्म हो जाता है, और गर्म होगा तो इसका रेजिस्टेंस, टेम्परेचर चेंज होने पर, अगर इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस कब चेंज नहीं होगा? तो देखो पीछे हमने लेक्चर पढ़ा है कि जो एलॉय होते हैं, एलॉय, इन पर रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। आपको याद है ये वाला फॉर्मूला, RT = R01 प्लस अल्फा डेल्टा T, ऐसे 0। इसे ऐसे भी लिख सकते थे, T2 माइनस के T1 ऐसे, और इसे R1 लिखते थे हम, R1 इनिशियल, इसे R2 लिखते थे ऐसे। और एलॉय जो मटेरियल्स होते हैं, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 0 होता है। अगर ये 0 होगा तो ये R2 बराबर R1। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस है T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वायर का, और जब टेम्परेचर चेंज करके T1 से T2 कर दें तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है R2। तो टेम्परेचर चेंज करते रहो आप, अल्फा अप्रोक्सीमेट 0 तो रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेट R1, मतलब रेजिस्टेंस में प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। तो वायर हीटअप भी हो जाएगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आए, इसीलिए हम ऐसा एक वायर कंसीडर करेंगे जिसका टेम्परेचर से रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो, और वो मटेरियल होता है एलॉय। एलॉय में जैसे कांस्टेनन, नाइक्रोम, मैग्नीन, ये हम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक वायर ले लिया। अब इस वायर के, ये वुडन बोर्ड है आपका, इस वायर के दोनों एंड पर कॉपर की स्ट्रिप्स लेते हैं। तो देखो ये कॉपर की थिक स्ट्रिप्स है, ये कॉपर की हमारी थिक स्ट्रिप्स है, ऐसे मोटी काफी है ना, थिक, इसकी थिकनेस ज्यादा है और कॉपर की है। और देखना राइट एंगल से बेंड है, ये स्ट्रिप्स राइट एंगल से बेंड है। तो इस वायर के दोनों एंड पर एक राइट एंगल से बेंड कॉपर की थिक स्ट्रिप्स इस बोर्ड में फिक्स कर देते हैं। वायर को भी हमने बोर्ड पर फिक्स किया है, इस लकड़ी के वुडन बोर्ड पर, और इस कॉपर की स्ट्रिप्स को भी इस पे हमने फिक्स कर दिया। तो इधर भी एक आप क्या ले लीजिए, राइट 90 डिग्री एंगल से बेंड कॉपर की स्ट्रिप्स ले लीजिए आप ऐसे, और इसको भी इस वाले एंड पर क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। ये देखो ये कॉपर का वायर हो गया है ना, ये कॉपर का वायर, ठीक है, बहुत मोटा बना दिया कॉपर का वायर। ठीक, ये वायर है आपका, ये तो ये किसका है, वायर है आपका, किसका, एलॉय का, और ये कॉपर की स्ट्रिप्स है। देखो कॉपर का ये थिक स्ट्रिप लेंगे, कैसे लेंगे, थिक स्ट्रिप्स, कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर में आता है, और थिक लेंगे तो इसका एरिया ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक दोनों इस बीच मिडिल में एक और अंदर कॉपर की स्ट्रिप्स फिक्स कर देते हैं वुडन बोर्ड में हम ऐसे, दो गैप प्रोवाइड करा के, दो एयर गैप प्रोवाइड करा के, बीच में एक एयर गैप इधर और एक एयर गैप इधर रख के एक मिडिल में भी एक कॉपर की स्ट्रिप्स इस वुडन बोर्ड पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके लेफ्ट गैप में, इसके जो लेफ्ट गैप में यहां एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। ये देखो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स देखा आपने, ऐसे होता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें ऐसे क्या होता है कि पेज जैसे होते हैं, इसको ऐसे खोलो, बाहर निकाल दो एक को, जैसे इसमें से एक को बाहर निकाल सकते हो आप, जो बाहर निकाल दोगे वही एक्टिव हो जाएगा वो रेजिस्टेंस, है ना, और जो एंड बाकी के सब अंदर ही रहने दो और टाइटली कस दो उनको, है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ये बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं एक तार को हम उसमें से, तो जो हम तार खींचेंगे बाहर की तरफ, पिन को खींचेंगे, वही रेजिस्टेंस एक्टिव होगा, उस पर लिखा होता है कि इतने ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे एक रेजिस्टेंस बना देता हूं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहां लिख देता हूं कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, आप जिसको भी खींचोगे बाहर केवल वही रेजिस्टेंस एक्टिव होगा, बाकी के सबको टाइटली आप कस दो, ठीक है नहीं। अच्छा, ये नॉन रेजिस्टेंस है, कैसा है, नॉन रेजिस्टेंस। तो ये नॉन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स, इसकी वैल्यू हमें नॉन होती है, तो ये नॉन रेजिस्टेंस, ये वाला। और यहां पे जिस वायर का रेजिस्टेंस राइट गैप में, जिस वायर का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, उस वाले रेजिस्टेंस को हम यहां राइट गैप में कनेक्ट कर देते हैं। मान लो ये ऐसे, इसी को हमें मेजर करना है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसकी वैल्यू हमें मेजर करनी है। ठीक है, आगे क्या करते हैं, इसके जो ये मिड पॉइंट है टी, इसे टी पॉइंट डाल लेते हैं, यहां से एक वायर लेंगे और वायर लेके गैल्वोमीटर से कनेक्ट कर लेंगे। गैल्वोमीटर एक डिवाइस होता है, इसमें एक निडल होती है गैल्वोमीटर में, है ना, जो दोनों तरफ घूम सकती है। ये बाई डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी आगे बढ़ाऊंगा। ये जीरो इस जगह पर होता है, इसका मिड पॉइंट पर ये गैल्वोमीटर, और इधर की तरफ भी ये निडल घूम सकती है ऐसे, इसमें पॉइंट बने होते हैं। एक मिली एम्पियर, बहुत स्मॉल करंट को मेजर करने वाला डिवाइस होता है ये 2 मिली एम्पियर, ऐसे इधर की तरफ बने होते हैं 1 मिली एम्पियर। ये इधर की तरफ पॉजिटिव करंट, इधर की तरफ नेगेटिव करंट कह सकते हो आप, ये दोनों तरफ घूम सकती है सुई। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर आपका, और यहां पर जीरो कहां पर होता है, मिड पॉइंट पर। ये गैल्वोमीटर बताया मैंने आपको,
ये अभी हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन सारे। गैल्वोमीटर, और इसके दूसरे एंड को गैल्वोमीटर को एक जॉकी से, ये जॉकी एक वायर मेटल की रॉड होती है जिसका ये एंड शार्प होता है, शार्प एंड मतलब नुकीला एंड होता है, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। इसे हम डिवाइस का नाम रखते हैं जॉकी। इस स्लाइडिंग डिवाइस होता है, इसे हम पूरे वायर पर, इस जॉकी को पूरे वायर पर स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड करते समय इस शार्प पॉइंट को इस वायर से टच नहीं करते, हटा लेते हैं, फिर मूव करेंगे और जहां टच करना हो वहां टच कर सकते हैं। हम इसको पूरे वायर ए से बी तक कहीं पर भी इस वायर को हम स्लाइड कर सकते हैं, जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट कॉन्टेक्ट करें। जब स्लाइड करें तो उसमें कॉन्टेक्ट में नहीं होना चाहिए, और फिर जैसे जहां टच करना चाहे वहां टच करते हैं, इसीलिए इसे जॉकी या स्लाइडिंग डिवाइस बोलते हैं हम इसे, है ना। तो इसीलिए इसका देखो नाम क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज। और इसमें कितने मीटर लंबा वायर लिया गया है, 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। लेकिन ये इसकी इसेंशियल कंडीशन नहीं है कि इसमें हम 1 मीटर लंबा वायर ही लें, लेकिन मोस्टली मीटर ब्रिज जो बनाए जाते हैं उन सब में हम 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। और स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए रखा क्योंकि जॉकी को इसमें पूरे वायर पर हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें इसके दोनों एंड, वायर के जो 2 एंड हैं ए और बी, इस वायर के दोनों एंड को एक कनेक्टिंग वायर से, एक सेल और एक की से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। और आपको इस बोर्ड पे, लकड़ी के बोर्ड के पर ही एक यहां पर मीटर स्केल भी फिक्स होता है पैरेलल में इस वायर के, यहां पे एक मीटर स्केल होता है ऐसे। अब मीटर स्केल है तो इसमें ऐसे पॉइंट बने होते हैं ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे, अब अंदाजे से बना दे रहे हैं बस केवल आपको बताने के लिए कि ये मीटर स्केल है भाई। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा होता है। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो आपका ये 1 मीटर लंबा वायर है तो 1 मीटर स्केल है आपका, ये नीचे जो लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे डिवाइस को हम बोलते हैं क्या, मीटर ब्रिज। देखो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब ये डिवाइस वर्क कैसे करता है, अननोन वायर का रेजिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको यहां तक समझ में आया पहले आपको, ठीक है, आगे सुनते हैं। मैंने कहा ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो इसमें गैल्वोमीटर में करंट 0 कैसे होगी, तो देखो हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ना, इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस क्या कर लेते हैं, हम एक रेजिस्टेंस बाहर निकाल लेते हैं, है ना, और बाकी के सब टाइटली कर देने चाहिए, हमें ढीले नहीं छोड़ने चाहिए। तो एक को बाहर निकाल लेंगे, जो रेजिस्टेंस हमने बाहर निकाला है उस पर लिखा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स पर जो बाहर निकाला है उस पर लिखा होगा कितना रेजिस्टेंस का है, तो ये नॉन रेजिस्टेंस है, और वही रेजिस्टेंस एक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, इसमें इस की को क्लोज कर देते हैं, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। देखो यहां से करंट चली आई आपकी, यहां आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो इधर की तरफ जाएगी और एक कॉपर स्टेप्स में होके ऊपर जाएगी। तो एक ऐसे करंट चल रही है आपकी और एक ऐसे चल रही है। यहां आके इस गैल्वोमीटर में करंट नहीं जानी चाहिए, गैल्वोमीटर में भी करंट कितना रहना चाहिए, जैसे ये किसके प्रिंसिपल बेस्ड है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में इसमें कोई करंट नहीं जाती थी गैल्वोमीटर में। तो अब क्या करें भाई, करंट ना जाए उसके लिए क्या करें, तो हम क्या करते हैं, इस जॉकी को पहले हम ए के नियर टच करते हैं। जब हम जॉकी को ए के नियर टच करेंगे, वेरी क्लोज करेंगे, ए के नियर, ए के बहुत क्लोज करेंगे टच इस जॉकी को, तो इसमें गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड में आया, मान लो ऐसे आया, ऐसे डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस जॉकी को फिर हम बी के नियर टच करेंगे, तो बी के नियर टच करने पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जानी चाहिए। अगर इस ए के नियर टच करने पर डिफ्लेक्ट गैल्वोमीटर की निडल इधर हुई है, तो बी के नियर टच करने पर गैल्वोमीटर की निडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ए के नियर टच करने पर और बी के नियर टच करने पर गैल्वोमीटर के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन
ए पे टच करने पर इधर है, तो बी के नियर टच करने पर गैल्वोमीटर के डिप्रेशन की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। आपने क्या किया, ए पे टच किया और बी पे टच किया, और डायरेक्शन दोनों में एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फिर हम एक्सपेरिमेंट को आगे इंक्रीज नहीं करते, बढ़ाते नहीं। फिर क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से उस वाले बॉक्स को, उस वाले रेजिस्टेंस को, पिन को अंदर कर देते हैं, कोई दूसरा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कोई दूसरा रेजिस्टेंस बाहर खींच लेंगे, ठीक है नहीं। और ये खींच के नहीं, फिर दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। ए के नियर टच करें तो डिफ्लेक्शन इधर हुआ, बी के नियर टच करें तो डिफ्लेक्शन इधर ही होना चाहिए। ऐसी कंडीशन बननी चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करते समय मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ये मीटर ब्रिज का एक एक्सपेरिमेंट है जो हमारे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर ऐसा कंडीशन बन जाए तो देखो इधर की तरफ ए के क्लोज टच करने पर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, बी के नियर क्लोज करने पर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, इसके और इसके बिटवीन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये ऐसे भी रहेगा। देखो इधर टच कर रहे हैं तो इधर डिफ्लेक्ट हुआ, और इधर टच कर रहे हैं तो इधर डिफ्लेक्ट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई बीच में भी तो एक पॉइंट होगा जहां पर बिल्कुल सीधा रहेगा। नहीं आया? आया, ठीक है। तो मान लो कि जे पॉइंट पर टच करने से, मान लिया हमने कि जे पॉइंट पर टच करने पर गैल्वोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, ना इधर हुई ना इधर हुई, यहां पे रही। तो इस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं कि हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, नल पॉइंट ऑब्टेन कर लिया। नल पॉइंट जॉकी को वायर से जिस पॉइंट से टच करने से गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, तो उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं कि हमने नल पॉइंट ऑब्टेन कर लिया। तो नल पॉइंट ऑब्टेन होने वाली कंडीशन में नल पॉइंट पर गैल्वोमीटर में जो करंट होगी वो 0 होगी। अभी तो गैल्वोमीटर में करंट 0 है, जैसे टी पॉइंट डाला है, चाहो तो आप इसे यहाँ ए डाला है, यहाँ बी डाला है, तो यहाँ सी डाल दो और यहाँ डी डाल दो ऐसे। तो देखो जैसे गैल्वोमीटर में करंट 0 है, तो इस जगह पर टच करने से गैल्वोमीटर में करंट अगर 0 हो गई, तो इसका मतलब है कि सी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, सेम है। और सी और डी का पोटेंशियल सेम, तो सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस 0, ठीक है। समझ में आया कुछ? तो ये इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है आपको, इस जॉकी को स्लाइड करना पड़ेगा, तब तक कराते रहोगे जब तक हमें गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं प्राप्त हो जाए, ठीक है। डिफ्लेक्शन 0 नहीं प्राप्त हो जाए, सॉरी, नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि ये इस जगह पे नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ, तो देखो इसके वायर के पॉजिटिव एंड से, वायर का पॉजिटिव एंड कौन सा है, ये वाला वायर का पॉजिटिव एंड है, देखो ये पॉजिटिव सेल है, तो ये वायर का पॉजिटिव एंड और ये वायर का नेगेटिव एंड। तो वायर के पॉजिटिव एंड से नल इस जे पॉइंट तक जहां पर टच करने से गैल्वोमीटर में करंट कितना है, 0 है। इस लेंथ का नाम होता है बैलेंसिंग लेंथ, एल। एल का नाम क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। सेंटीमीटर में मेजर करते हैं इसको, एल सेंटीमीटर, है ना। ये सेंटीमीटर में मेजर होता है, जैसे 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इसको हम इस मीटर स्केल की हेल्प से इस लेंथ को रीड कर लेते हैं। इस मीटर, इस जगह पर टच करने पर गैल्वोमीटर में करंट 0, तो इस मीटर स्केल की हेल्प से वायर के पॉजिटिव एंड से डी पॉइंट तक, जहां पर जॉकी को टच करने से गैल्वोमीटर में करंट 0 हुई है, वहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, और इस लेंथ का नाम होता है बैलेंसिंग लेंथ। तो यहां पे जो एल है ये बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। क्या कहलाएगी, बैलेंसिंग लेंथ। ये तो अगर ये लेंथ एल सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी फिर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। भाई टोटल वायर की लंबाई कितनी थी, 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। उसमें से एल सेंटीमीटर ये हो गई, तो ये वाली कितनी हुई, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ 100 माइनस एल सेंटीमीटर। फिर सर आपने कहा ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल बेस्ड है। तो सर उसमें तो 5 रेजिस्टेंस होते थे, इसमें 5 रेजिस्टेंस कहां हैं? तो देखो मैं आपको 5 रेजिस्टेंस दिखाता हूं, यहां दिखाता हूं। तो एक रेजिस्टेंस तो ये रहा, तो एक रेजिस्टेंस ये वाला, एक रेजिस्टेंस ये रहा, तो एक रेजिस्टेंस ये वाला, 2। एक गैल्वोमीटर हो गया, तो ये गैल्वोमीटर वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये गैल्वोमीटर वाला रेजिस्टेंस। इसे हम आर कह रहे हैं, इसे एस कह रहे हैं, इसे जी ओम कह रहे हैं। गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस है ना, उसमें भी तो गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस होता था। और फिर ये जो वायर है ना आपका, ये वाला वायर, इस वायर का भी तो रेजिस्टेंस होगा,
ये जो डी पॉइंट डला है ये कौन सा पॉइंट है देखना, यहाँ ये सी, तो ये सी हो गया। और ये वायर है आपका, देखो ऐसे ही यहां पर ये वायर कनेक्ट है, देखो ये वाला, ये वायर कनेक्ट हो गया है ना, ये वायर हो गया, सॉरी यहाँ पे ये जॉकी कनेक्ट करिए आपने, डी जे, जे कह सकते हो, डी कह सकते हो, है ना, डी कह दिया चलो, है ना, या जे कह देता हूँ, ये जे पर जे कह दिया, वहां पर सी कह दिया है, मैंने नोट्स में टी डला है तो टी डाल देता हूँ, टी जे, ये टी है और ये जे है ना, ये पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, और इसकी ये लंबाई एल है और ये लंबाई 100 माइनस एल है। तो देखो इसका रेजिस्टेंस ए जे वाले वायर का लेट कर लेते हैं हम, लेट सॉरी पी क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए जे, ए जे, ए जे, तो कितना होगा, इस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, तो ये फॉर्मूला पड़ा है रेजिस्टिविटी, ये वाला फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये वाला फॉर्मूला। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पी रेजिस्टेंस है वायर ए जे का, रेजिस्टिविटी लंबाई कितनी है इसकी एल, और एरिया प्रसरण कितना ए, एंड क्यू इस वाले वायर का हमने रेजिस्टेंस पी ओम मान लिया, और बीजे वाले वायर का रेजिस्टेंस हमने क्यू मान लिया, क्यू ओम, है ना। तो क्यू क्या है, रेजिस्टेंस है ऑफ वायर बीजे, बीजे वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्यू की वैल्यू, तो रेजिस्टिविटी लेंथ कितनी है 100 माइनस एल, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है ए, एरिया क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म माना था वायर का, तो इस वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वही इस वाले वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, एजे वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वही बीजे वाले वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, पूरा वायर एक ही तो था, उसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया वायर, एक एजे और एक बीजे, क्लियर है, और मटेरियल भी एक ही है, ये मैंगनीन का है तो ये भी मैंगनीन का है, तो इसीलिए रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, लेकिन लेंथ इसकी एल है और उसकी लेंथ कितनी है 100 माइनस एल, समझ में आया आपको। तो देखो ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, यहीं पे तो सेल लगाया हमने ऐसे, यहीं पे तो हमने ऐसे सेल लगा दिया, फिर ऐसे, अब देखो इसमें 5 रेजिस्टेंस है क्या नहीं, और 2 लूप बनने हैं क्या नहीं, तो एक लूप ये दूसरा लूप, और ये कॉमन रेजिस्टेंस हो गया बीच वाला, है ना, तो एक रेजिस्टेंस ए रहा, एक रेजिस्टेंस ए रहा, एक रेजिस्टेंस ए रहा, एक रेजिस्टेंस ए रहा, 5 रेजिस्टेंस हो गए टोटल, एक ये कॉमन रेजिस्टेंस बीच वाला, और इसमें कोई करंट नहीं जा रही, देखो इस वाले में कोई करंट नहीं जा रही, इस वाले में दिख रहा है, इस वाले में टे से जे तक, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, है ना, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो इसमें प्रिंसिपल लगा दो, प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो यहां लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो यहां से अगर हम करंट चलाएं आई, तो इसमें मान लो I1 चली गई और इसमें चली गई I2, तो ये करंट ऐसे चल रही है I2, यहां डिवाइड नहीं हो रही तो इसमें भी I2 जाएगी और इसमें I1 जाएगी, तो देखो R और S में करंट सेम है और P और Q में करंट सेम है, तो P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो इक्वल होगा। हमें रेजिस्टेंस कौन सा निकालना है, S, तो यहां से आप P की वैल्यू पुट करो, S की वैल्यू निकाल लो, पहले S की वैल्यू निकालें, तो S की वैल्यू कैसे निकालें, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लें, PS इज इक्वल टू RQ, और यहां से S निकाल लें, तो क्या लिख लें, Q ओवर P मल्टीप्लाइड बाई R, S निकालें तो Q ओवर P मल्टीप्लाइड बाई ये वाला R, S निकाल लिया भाई, वैल्यू पुट कर दो, तो S इज इक्वल टू Q की वैल्यू, S की वैल्यू निकाली तो Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है, रो 100 माइनस एल ओवर ए, तो पुट कर रहा हूं मैं Q की वैल्यू रो 100 माइनस एल ओवर ए, और P की वैल्यू पुट कर दो, P रेजिस्टेंस है यहां पे, तो P की वैल्यू कितनी है, रो L ओवर ए, ये रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टेंस है P, रो L ओवर ए, और मल्टीप्लाइड बाई कितना R, तो देखो रो ए से तो रो ए कट गया, तो S की वैल्यू आ गई 100 माइनस एल ओवर एल इंटू R, ये हो गया फॉर्मूला। यहां पे एक बात बताओ, R कैसा है,
नॉन रेजिस्टेंस है, तो आर की वैल्यू तो हमें पता है। और एल हम जो जब जॉकी को टच करने से यहां पर टच करने पर IG 0 हुआ तो इस पॉइंट को हमने बैलेंस पॉइंट कहा था, नल पॉइंट कहा था, और ये नल बैलेंस लेंथ कहा था। तो इसको हम किसमें रीड कर लेंगे, इस मीटर स्केल से रीड कर लेंगे। एल की वैल्यू कितने पॉइंट पर बैलेंसिंग नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है ना। तो एल की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो एल को भी किसमें मेजर करेंगे, पुट करेंगे सेंटीमीटर में, है ना। तो आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, तो पुट करके हम एस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहां से हम एस की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई पहले आपको, ठीक है। अच्छा, ये लोग जा तो प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो कितनी रीडिंग लेते हैं भाई, इस रेजिस्टेंस की कितनी रीडिंग लेते हैं। जब हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो उसमें हम कम से कम 3 रीडिंग तो लिखते हैं एस की। यहां तो एक ही रीडिंग आई अभी एस की यहां से। तो हम जब दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो इसमें से रेजिस्टेंस बॉक्स में से इस वाले रेजिस्टेंस को अंदर करके कोई दूसरा रेजिस्टेंस पेन खींच लेंगे बाहर। एक पेन को नीचे कर देंगे, इस वाले को जिससे ये एक्सपेरिमेंट किया ना, उस पेन को नीचे करके टाइटली कस देंगे उसको, और फिर दूसरी पेन बाहर निकाल लेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस बाहर निकाल लेंगे। फिर इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रीड करेंगे, फिर बैलेंसिंग नल पॉइंट ऑब्टेन करेंगे हम, जॉकी को स्लाइड कर करके इधर उधर टच करेंगे, और जब तक टच करते रहेंगे जब तक IG कितना ना हो जाए 0। फिर बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त हो गई, फिर इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे, फिर एस की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। तो 3 रीडिंग लेनी है, 3 एस की वैल्यू निकलेंगी, और तीनों की मीन वैल्यू निकाल के ही हम उसको, मीन वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, फिर उसका एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे इस अननोन रेजिस्टेंस की। ये मैं एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा हूं आपको, क्लियर है। पहले आपको यहां तक इतना समझ में आया। मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज क्या लिखते हैं, क्लियर है, ठीक है। आप अगर लिखना चाहो तो आप इस तरह से यहां से कॉपी कर सकते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप इस तरह से मीटर ब्रिज को लिख सकते हो। तो इसे याद करना बड़ा इजी है। इट इज अ प्रैक्टिकल डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, IG 0 होता था, देन P/Q इज इक्वल टू R/S। यहाँ S को अननोन माना है, तो S इज इक्वल टू निकाले क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q/P इंटू R। फिर डायग्राम बना देंगे। इस डायग्राम को देखते ही हमें वर्किंग लिखनी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, सॉरी कंस्ट्रक्शन कैसे किया है इसको, तो जो बना चले गए उसी को लिखते जाओ। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीन वायर AB। तो ये देखो एक ये वायर है AB, मैग्नीन वायर का बना होता है, मैंने अभी बताया था मैग्नीन वायर का क्यों लेते हैं हम इसे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है इसका रेजिस्टेंस, मैग्नीन वायर का टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। AB ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो इसकी लंबाई 1 मीटर लेते हैं वायर की, 1 मीटर, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है मीटर ब्रिज। हैविंग यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, इस पर भी ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, ठीक। दिस वायर इज फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड, तो ये वुडन बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड पर फिक्स करते हैं इस वायर को। 2 मीटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड पैरेलल टू मीटर स्केल, और इसके पैरेलल में, इस वायर के ही पैरेलल में एक मीटर स्केल भी फिक्स करते हैं। 2 थिक कॉपर स्ट्रिप्स, तो देखो एक कॉपर स्ट्रिप ये रही, एक कॉपर स्ट्रिप्स ये रही, ये वायर के दोनों एंड पर कनेक्टेड है और राइट एंगल से बेंड है। ये यहां से देखो राइट एंगल बन रहा है, तो ये लिख रहा है देखो यहां कि 2 थिक कॉपर स्ट्रिप्स बेंट एट राइट एंगल्स आर फिक्स्ड एट द 2 एंड ऑफ वायर। ये वायर के 2 एंड थे A और B, और इस जगह पर ये दोनों एंड पर ये फिक्स कर दिए कॉपर की स्ट्रिप्स, 2 राइट एंगल से बेंट है ये। देयर इज अ अनदर थिक कॉपर स्ट्रिप्स, तो बीच में एक अंदर कॉपर की स्ट्रिप्स होती है ये रही, फिटेड ऑन द बोर्ड, तो बोर्ड में फिक्स कर दिए, लकड़ी के जो बोर्ड होगा उस पर फिक्स कर दिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 2 गैप्स बिटवीन द राइट एंगल स्ट्रिप्स, ये राइट एंगल स्ट्रिप्स है, ये राइट एंगल के स्ट्रिप्स है, इनके बीच में 2 एयर गैप प्रोवाइड कराए हैं, देख रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको फिट किया है। A resistance box R is fixed in 1 gap, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस वाले गैप में फिक्स किया। फिर कह रहा है एंड अननोन रेजिस्टेंस S is fixed in अदर गैप, तो अदर गैप में हमने दूसरे वाले गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर लिख रहा है विद टर्नल T, तो देखो ये टर्नल T है और ये कौन सी स्ट्रिप में, सेंट्रल स्ट्रिप में है, तो विद टर्नल T ऑन द सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप्स
अ जॉकी जे थ्रू अ गैलोमीटर। तो देखो एक जॉकी है और गैलोमीटर से कनेक्ट है, टर्मिनल टी और जॉकी एक गैलोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया हमने। तो ये लिख दिया है अ जॉकी जे थ्रू अ गैलोमीटर जी इज कनेक्टेड विच कैन बी मूव्ड। और इस जॉकी को हम पूरे वायर ए बी पर कहीं पे भी स्लाइड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो जॉकी को स्लाइड करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्लाइड वायर ब्रिज, है ना। बिना जब सबमिट आपको यहां तक, तो ये लिख दिया मूव्ड ओवर द वायर ए बी। अब बैटरी ई, अब इसके वायर के दोनों एंड को हम एक बैटरी और एक की से कनेक्ट कर देते हैं, वायर के दोनों एंड को। तो बैटरी ई थ्रू अ की इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर। तो देखो कंस्ट्रक्शन में जो डायग्राम बनाया वही तो लिखा है। फिर क्या करते हैं, क्लोज की, इस की को क्लोज करते हैं और इस रेजिस्टेंस बॉक्स को क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को बॉक्स के रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। मैंने कहा था एक रेजिस्टेंस बाहर खींच लेते हैं, एक वायर को बाहर खींच लेंगे, बाकी के वायर को टाइटली कस देंगे। टाइटली कसना जरूरी होता है। तो एक रेजिस्टेंस जो बाहर खींचा है वही एक्टिव होगा बस केवल। क्लोज की एंड एडजस्ट द नॉन रेजिस्टेंस आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। और किस तरह से एडजस्ट करते हैं, फिर इस जॉकी को स्लाइड करते हैं एडजस्ट करने के बाद, और जॉकी को ऐसे पॉइंट पर टच करते हैं जिस पर इस गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो। दैट मीन्स गैलोमीटर में कोई करंट ना फ्लो करे। ना जॉकी जे ओवर द वायर ए बी सो दैट गैलोमीटर सो नो डिफ्लेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, सो दैट गैलोमीटर सो नो डिफ्लेक्शन। हम जॉकी को वायर ए बी पर इस तरह से सेट करते हैं कि गैलोमीटर में कोई करंट ना आए, कोई डिफ्लेक्शन ना हो, तभी ये गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से काम करेगा, प्रिंसिपल में काम करने लगेगा। तो इस वायर का रेजिस्टेंस ए जे वायर का, इसे बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। इस लेंथ को हम इस मीटर स्केल से मीटर कर लेते हैं, इसे बैलेंसिंग लेंथ बोल देंगे। एल को इस मीटर स्केल से मीटर कर लेंगे, तो इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये लिख लिया हमने, ठीक है। फिर इस बीजे वाले वायर का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं ये, और फिर इस वाली इक्वेशन में एस निकालना था हमें, क्यू और पी की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली पुट कर दी, सॉल्व किया तो एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल ओवर एल इंटू आर। आर नॉन रेजिस्टेंस है, एल की वैल्यू हम इस मीटर स्केल से रीड कर लेंगे, जहां पर जॉकी को टच करने से गैलोमीटर में करंट 0 आएगी। पॉजिटिव एंड से मेजर करते हैं, पर ये ध्यान रखना पॉजिटिव एंड से जॉकी पॉइंट तक की डिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। इस एल को मेजर करके, और आर की हमें वैल्यू पता है, यहां पुट करेंगे तो एस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरीके से आप मीटर ब्रिज को लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं फॉर्मूले के बारे में, इसको यूज कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को, वो बताता हूं। देखो यहां सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, जब आप न्यूमेरिकल करो बोर्ड एग्जामिनेशन में तो फिगर बना लेना बेटा, ऐसे है ना। रफली फिगर बनाना हो हैंड से, स्केल यूज मत करना। आप ऐसे ही एक सिंपल फिगर बना लो, है ना, ऐसे। और यहाँ पे एक ये वायर लगा लो ऐसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। अब ये यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसे हम आर बोल रहे हैं, आर ओ। यहाँ पे भी एक ही रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है, एक है। अगर यहाँ दो रेजिस्टेंस लगे हैं, सीरीज में लगे हैं तो कॉम्बिनेशन करके एक कर लो, पैरेलल में लगे हैं तो कॉम्बिनेशन करके एक कर लो, मतलब एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर 2-3 लग रहे हैं तो कॉम्बिनेशन करके उसको एक बना लो, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही लगा होना चाहिए। यहाँ एक गैलोमीटर लगा है और इसको यहाँ टच करने पर, ये टी पॉइंट है, जे पॉइंट पर टच करने पर इसमें गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है ना। डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, है ना। तो इस जिस पॉइंट पर टच करने से डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो इस पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं। और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तो वायर का पॉजिटिव एंड हो गया। वायर के पॉजिटिव एंड से जॉकी तक की ये डिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है एल, ये सेंटीमीटर में। और पूरी लंबाई कितनी थी, 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो ये बी पॉइंट था, तो ये लंबाई 100 माइनस एल है ना, सेंटीमीटर ऐसे।
इस कंडीशन में हमने एस की वैल्यू पर फॉर्मूला पढ़ा हमने, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल ओवर एल इंटू आर। देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो इस जगह पर, इस एस की जगह पर हमेशा इस जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस लिखते हैं? अननोन रेजिस्टेंस नहीं, वैसे तो ये अननोन रेजिस्टेंस है आपका, इसका हमें वैल्यू नहीं मालूम, अननोन रेजिस्टेंस, और ये नॉन रेजिस्टेंस होता है। तो ये लेफ्ट गैप है, ये लेफ्ट गैप में कनेक्टेड है, और ये राइट गैप में है ना, ये राइट गैप में है। ये रेजिस्टेंस राइट गैप में कनेक्टेड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस लिखोगे आप एस की जगह पर, राइट गैप में जो भी रेजिस्टेंस लिख रहा होगा वो लिखना है आपको। यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस लिखना है? राइट गैप का रेजिस्टेंस, राइट गैप का यहां पे लिखना है रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस राइट गैप वाला गैप, ठीक है। राइट गैप में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो आप यहां लिखोगे। यहां कौन सा रेजिस्टेंस लिखोगे? इस जगह पर फॉर्मूला यही रखेंगे, लेफ्ट गैप में जो भी रेजिस्टेंस होगा, देखो लेफ्ट गैप में इस समय आर लिखा हुआ है तो आर लिख दिया, यहां जो भी लिख रहा होगा वो यहां लिखेंगे। ये लेफ्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन से गैप का? लेफ्ट गैप का। यहां पे लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस लिखेंगे। यहां जो एल आ रही है ये बैलेंसिंग लेंथ होती है, और ये कहां से मेजर करते हैं? वायर के पॉजिटिव एंड से, जो कि जहां टच करने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो? 0, वहां तक की लेंथ, ये पॉजिटिव एंड से जॉकी तक की डिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ होती है, इसे बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं हम, एल को किस में मेजर कर रहे हैं? सेंटीमीटर में, ठीक है, वो लिख ही दिया मैंने। यहां पर जो लिखेंगे, ये अगर वायर की लंबाई 1 मीटर है तो यहां पर भी कंसेप्ट समझ लो, अगर वायर की लेंथ 1 मीटर है दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर है, तभी तो 100 माइनस एल आया है। लेकिन अगर वायर की लंबाई हम 1 मीटर ले ही ना, क्वेश्चन में कभी कभी क्या आता है, वायर की लेंथ 1 मीटर लेता ही नहीं, वो ज्यादा ले लेता है, तो इसे कैपिटल एल मान लेते हैं, कैपिटल एल सेंटीमीटर पूरे वायर की लंबाई। अगर कैपिटल एल की वैल्यू कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती, तो एल सेंटीमीटर, तो ये 100 माइनस एल। तो अगर ये एल सेंटीमीटर लेंथ है वायर की, तो ये स्मॉल एल हो गई, तो ये वाली कितनी हो गई? समझ में आया? तो इस 100 की जगह पर वायर की टोटल लेंथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर। अगर 1 मीटर लेंथ है पूरे वायर ए बी की लंबाई, तो 1 मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू होती है किसके? 100 सेंटीमीटर के, तो फिर 100 सेंटीमीटर ही आएगा, 100 माइनस एल आएगा। लेकिन अगर इसकी लेंथ 1 मीटर नहीं है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर नहीं है, कुछ और गिवन है, तो इस 100 की जगह पर जो कुछ भी गिवन हो, जैसे एल गिवन है, 100 नहीं है ये, तो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। इस फॉर्मूले का यूज समझ में आया आपको? अगर आप इस यूज को करते हो, इसको ऐसे ही फॉर्मूले को याद करते हो और इस पॉइंट को इस तरह से ध्यान रखते हो, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओगे इसका, मीटर ब्रिज का, ठीक है। तो देखो इसको यूज कैसे किया, समझ में आया इस फॉर्मूले का यूज? चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा, इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंटल सेटअप साउंड फिगर, ये फिगर गिवन है आपको। द नल पॉइंट डी इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए से नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है डी पर, दैट मीन्स इसमें आई जी 0 है, और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है जिसे हम एल बोलते हैं 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और मीटर ब्रिज कहा है तो इसकी लंबाई पूरी 100 सेंटीमीटर होगी, है ना। चलो ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है। बैलेंसिंग लेंथ बोला डी, नल पॉइंट मतलब आई जी 0 होना, obtained at a distance 40 cm from the end A of the meter bridge if the resistance, अब ये सेकंड के शुरू हो गए यहां से, ये फिगर गिवन था, इसमें रेजिस्टेंस, इस लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस R1 लगा है, राइट गैप में रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है, ये फिगर आपको गिवन है। देखो उसने बोला है साउंड फिगर। अब यहां से सेकंड के शुरू हुआ, उसने क्या कहा? इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1,
इस R1 के साथ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दें सीरीज में, है ना। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट AD। अब जो डी पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। पहले 40 पर आ रहा था नल पॉइंट, अब 60 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो इसमें कितने केस है? दो बार नल पॉइंट ऑब्टेन किया ना, एक बार 40 सेंटीमीटर पर, एक बार 60 सेंटीमीटर पर। तो फर्स्ट केस तो यही है आपका, ये केस फर्स्ट का डायग्राम गिवन है आपको, ये गिवन है आपको फिगर, ठीक है। तो इस वाले केस में आप फॉर्मूला यूज कर लो। याद है फॉर्मूला क्या था? S इज इक्वल टू 100 माइनस L ओवर L इंटू R था। यहां पे आता है कौन सी गैप का? राइट गैप का रेजिस्टेंस, ये राइट गैप का, और यहां पे लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस, है ना, ये लेफ्ट गैप का। और यहां पे बैलेंसिंग लेंथ, यहां टोटल लेंथ। तो यहां मीटर ब्रिज कहा है तो इसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर ही है। तो हम केस फर्स्ट में इस फॉर्मूले का यूज करें तो S कितना है? राइट गैप का, राइट गैप में कितना है? R2। तो S की जगह पे तो R2 लिख दें। लेंथ 100 ही है, माइनस बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर, है ना। बैलेंसिंग लेंथ L1 मान लेते हैं, तो L1 ओवर L1 इंटू R1। अब वैल्यू पुट कर दें। L1 की वैल्यू कितनी है? तो R2 इज इक्वल टू 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू R1। तो आप R2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो भाई? तो आप R2 की वैल्यू यहां से लिख लो, तो 6 ऊपर हो गया 60 और 0 तो 0 कट गया, 6/4, दैट मीन्स 3/2 R1। भाई 6/4 आएगा, पहले आएगा आपका 60, 0 से 0 काट देंगे 6/4, फिर 2 से काट दो 2, 3 और 2, 3/2 R1। सॉल्व कर लो इसका मतलब। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस का द्वारा से डायग्राम बनाइए। देखो आप बोर्ड एग्जामिनेशन की कर रहे हो क्वेश्चन, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सीक्वेंस से डायग्राम बना के करिए सब कुछ, है ना। सेकंड केस में, तो सेकंड केस में फिर द्वारा से डायग्राम बना लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो एक हम क्या बना लेंगे यहाँ पे, ये ऐसे रफली बनाना होता है, फटाफट बना डालो इसको ऐसे। ये कॉपर स्टेप्स हैं, ये एक और कॉपर स्टेप लगा दी हमने, फिर यहाँ पे एक और कॉपर स्टेप लगा दी ऐसे, है ना। और ये आपका वायर बना दिया। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, आप फटाफट बना दिए। यहां पे कह रहा है कि रेजिस्टेंस R1 के साथ एक रेजिस्टेंस और लगा दें 10 ओम का। R1 के साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा, ऐसा कह रहा है। इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, तो R1 के साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया। ये ऐसे की ऐसे ही है, यहां पे कोई चेंज नहीं किया। देखो ये R2 है आपका, और ये गैलोमीटर है। अब ये जो बी पॉइंट था, ये गैलोमीटर अब 60 डी नल पॉइंट कहां पर ऑब्टेन हो रहा है? अब हमें नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है पॉजिटिव एंड से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बैलेंसिंग लेंथ हो गई अब 60 सेंटीमीटर। IG 0 हो रहा है कितने पॉइंट पर? 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर विद रेजिस्टेंस R1। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट AD 60 सेंटीमीटर। अब AD ये D जो जॉकी थी वो शिफ्ट हो गई है दूर की तरफ, 60 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है। अब ये केस है, तो ये तो मैंने क्या कहा कि यहां पे राइट गैप का रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो राइट गैप में कितना है? R2। तो R2 लिख दो यहां पे, इज इक्वल टू 100। अभी भी लेंथ तो AC वायर की जो लंबाई है वो तो 100 सेंटीमीटर ही है, 1 मीटर है, तो वो तो 100 ही रहेगी, माइनस बैलेंसिंग लेंथ L2 हो गई। अब तो L2/L2 इंटू, अब रेजिस्टेंस जो है यहां पे लिखते हैं लेफ्ट गैप का। अब लेफ्ट गैप में तो 2 रेजिस्टेंस है, कौन सा लिखें? तो मैंने अभी आपको बताया, ये अगर यहाँ 2 रेजिस्टेंस हो या फिर यहाँ 2 रेजिस्टेंस हो तो इनका कॉम्बिनेशन करके एक बना लो, और जो कॉम्बिनेशन करके एक बने वो लिखना है यहाँ पे लेफ्ट गैप का। तो ये तो R1 और 10 किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखो इस फॉर्मूला लगाने से पहले हमें लिख देना चाहिए कि R1 एंड 10 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसे R डैश मान लीजिए आप। R डैश कितना आ गया? R1 प्लस 10। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक कर दिया ना आपने अब ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी? R डैश। ऐसे समझ में आया? कॉम्बिनेशन करके एक कर ली। अब फॉर्मूला लगा दो राइट गैप। राइट गैप में कितना रेजिस्टेंस? R2। R2 लिख दो। नाउ इज इक्वल टू 100, टोटल लेंथ तो 100 ही है, बैलेंसिंग लेंथ L2 60 पुट कर देता हूं डायरेक्ट,
एल की जगह बैलेंसिंग लेंथ 60 है ना, ओवर नीचे इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ इंटू 60 इंटू लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस। लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस कितना है, आर डैश, ठीक है। और आर डैश की वैल्यू कितनी है, देखो आर डैश की वैल्यू है R1 + 10, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो देखो यहां R2 की वैल्यू लिख सकते हैं, यहां R2 की वैल्यू ये वाली पुट कर दें तो कितना लिख सकते हैं, 3/2 R1। ये कहां से लिख दिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी मैंने यहां पे। ये 40/60, 0 से 0 कट गया तो ये 2/3 हो गया, 2 से काट के नहीं, तो ये कितना आ गया 2/3 और मल्टीप्लाइड में आ रहा है R1 + 10, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो तो देखो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ये 9R1 हो गया, 9R1 है ना, और इसका इसमें कर ले तो ये 4 और 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो 4R1 + 40, ठीक है। समझ में नहीं आया, 3 का इसमें करेंगे तो 9R1 और 2 का इसमें करेंगे तो 4 और फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो इतनी तो आएगा, इसको इधर ले आओ तो 5R1 बचेगा = 40, तो R1 = कितना हो जाएगा 8 ओम। R1 निकले आया और R1 की वैल्यू आप यहां डाल दो फ्रॉम फर्स्ट में तो R2 निकले आई। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। R1 R2 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करें, फर्स्ट में डाल दीजिए इसमें। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डाल देंगे, यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दें तो R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R2 = 3/2, R1 की वैल्यू 8, तो 2 से कट गया 4 बार, तो 12 ओम आ गई R2 की वैल्यू। तो एक आंसर ये हो गया 12 ओम और एक हो गया 8 ओम। समझ में आया कैसे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्लियर है। बस आपको यहाँ राइट गैप का रेजिस्टेंस लिखना है, यहाँ लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस लिखना है, ये बैलेंसिंग लेंथ लिखनी है, ये वायर की टोटल लेंथ लिखनी है। अगर 2 रेजिस्टेंस दे दिए, जैसे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस थे तो उनका कॉम्बिनेशन करके एक बना लो। और क्वेश्चन में कह रहा है ये इनिशियल डायग्राम गिवन था, फिर सेकंड केस में उसने कहा इसके साथ R1 के साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओ। तो डायग्राम जरूर बनाओ, डायग्राम बना के पूरे तरीके से करके आओगे तो अच्छा भी लगेगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए व्हेन रेजिस्टेंस आर इन लेफ्ट गैप ऑफ ब्रिज इज 12 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस एज इन द राइट गैप ऑफ द ब्रिज। डायग्राम गिवन नहीं है तो डायग्राम बना लेंगे, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपको डायग्राम बना लें तो एक पहले मीटर ब्रिज का डायग्राम बना लें, ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, ऐसे एक यहाँ पे लगाते हैं। ये फर्स्ट केस बना लेते हैं हम पहले, यहाँ पे एक वायर लगा देते हैं हम यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं। तो कह रहा है इन अ मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज है तो लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर हुई। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। तो ए एंड से मेजर कर रहा है इसलिए ए एंड यहाँ कह दिया। तो ये गैलोमीटर बैलेंस पॉइंट 30 सेंटीमीटर पर आ रहा है, इसे मैंने डी कह दिया, इसे सी कह दिया, कुछ भी कह दो, है ना। तो ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई, IG 0 हो गया। तो बैलेंसिंग लेंथ L1 30 सेंटीमीटर कह रहा है भाई, है ना। यहां से एक सेल लगा दिया। अब क्या कह रहा है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर इन द लेफ्ट गैप। तो लेफ्ट गैप ये है, कितना है उसकी वैल्यू 12 ओम। तो इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है R 12 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस S इन द राइट गैप, द S की वैल्यू पूछ रहा है। तो बता इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो सीधा। तो ये आपको याद है ना फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आता है, राइट गैप वाला, तो S लिख दिया। 100 माइनस बैलेंसिंग लेंथ लिख दी 30/30 इंटू यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आता है, लेफ्ट गैप का। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसे, तो इसको कितना आ गया, ये 70/30 इंटू 12। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 4 बार, 28 ओम आ गया। एक तो आंसर यही हो गया, है ना, 28 ओम पहले वाले पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखें। सेकंड केस क्या कह रहा है, ये सेकंड केस आगे बोल रहा है, कैलकुलेट द बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है, ऑफ द ब्रिज इफ R एंड S आर इंटरचेंज्ड।
अब आर और एस को इंटरचेंज करने की कह रहा है, तो देखो दोबारा से डायग्राम बना लें ऐसे। इसमें अब आपको क्या करना है, आर और एस को इंटरचेंज कर लेना है। देखो जो क्वेश्चन की डिमांड हो उसे पूरा करना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट वही रहेगा। आर को और एस को चेंज कर लिया, यहां एस ओ लगा दिया और यहां लगा दिया आर ओ ऐसे। अब बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है, तो मान लो बैलेंसिंग लेंथ अब डी है, ए से L2 है, L2 पूछ रहा है। बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर आएगा, IG0 वाला है ना, L2 पूछ रहा है, तो L2 निकलवा रहा है। तो यहां हम कौन सा रेजिस्टेंस लिखते हैं, राइट गैप का। राइट गैप में अब कौन है, आर, तो आर आएगा, है ना। 100 लेंथ तो उतनी ही, बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है L2, नीचे L2 इंटू यहां कौन सा रेजिस्टेंस आता है, लेफ्ट गैप का, यहां राइट गैप का, तो राइट गैप में आर है और लेफ्ट गैप में एस है, तो एस लिख देंगे। यहां फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, समझ में आया, ठीक है। अब आर की वैल्यू तो हमने दे रखी है यहां पर 12 ओम, तो आर की वैल्यू तो 12 ओम है। ये 100 माइनस के L2 ओवर L2 इंटू एस की वैल्यू 28 है, एस की वैल्यू 28 है। सॉल्व कर लो इसे, तो इसको इधर ले आओ, तो 12/28 100 माइनस L2 ओवर L2 है ना, 4 से काट दिया और 4 से 7 हुआ, इसका से मल्टीप्लाई कर लो 3L2 और इसका इसमें 700 और इसका इसमें माइनस के 7L2, इसको इधर ले आओ, 10L2 हो गया, 10L2 इज इक्वल टू 70, 0 से 0 कटेगा 700, तो L2 की वैल्यू आ गई 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको, इजी क्वेश्चन। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन के जरिए कि यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस लिखना है, यहां कौन सा रेजिस्टेंस लिखना है, ठीक है। अगर इंटरचेंज किया तो ये तो नहीं कि हमेशा इधर ऐसे ही लिखोगे आप, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन ये। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो करके दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं एक और। देखो एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, यहां पे मैं लेंथ का कंसेप्ट बताऊंगा आपको, सॉल्यूशन देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। इन कंपेयरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ टू कॉइल्स P and Q with a slide wire bridge, is balance point is obtained when the sliding contact is 30 cm from the zero end। zero end मतलब पॉजिटिव एंड से वायर के, ठीक है ना, ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस P and Q, तो P और Q रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। आर इंटरचेंज, इस सेकंड के शुरू हो गया, अगर P Q को इंटरचेंज कर दो, बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट 120 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे ध्यान दो, तो ये सीधी सी बात है, और इसमें देखो कहीं भी मीटर ब्रिज नहीं कहा है, स्लाइड वायर ब्रिज कहा है ना, तो होता तो वो मीटर ब्रिज ही है, लेकिन उसकी लंबाई अब 100 सेंटीमीटर नहीं ले सकते आप, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट ही कितने पर ऑप्टेन हो रहा है, 120 सेंटीमीटर पर फ्रॉम द सेम एंड, मतलब उसी एंड से, पॉजिटिव एंड से। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस P and Q एंड लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर। अब लेंथ ही पूछ रहा है, जो हम 100 सेंटीमीटर मान लेते थे, वो अब लेंथ पूछ रहा है आपसे कितनी है। तो देखो पहला फिगर बनाते हैं हम, पहले तो नॉर्मल कंडीशन बना लें, देख मतलब फर्स्ट केस 1, कि जैसे ये हमने एक मीटर ब्रिज का डायग्राम बना ले, पहले एक ऐसे ऐसे और ये ऐसे, यहां पे एक वायर लगा लें, ये यूनिफॉर्म एरिया प्रोसेशन का वायर होता है, इसकी लंबाई नहीं दे रखी है, तो इसकी लंबाई L सेंटीमीटर मान ली, कैपिटल 100 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा लिया P ओम, यहां पे लगा लिया एक रेजिस्टेंस Q ओम, ये गैलोमीटर है। बैलेंसिंग लेंथ आ रही है इसकी 30 सेंटीमीटर पर पॉजिटिव एंड से, ये पॉजिटिव एंड है, देखो ऐसे, जीरो एंड इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एंड को। इसको A कह दिया, इसको C, कुछ भी पॉइंट डाल दो जो अपनी तरफ से डाल लेना, D जो कि यहां पर टच करी हमने। तो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है L1 30 सेंटीमीटर, समझ में आया, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ हो गई, ये फर्स्ट केस हो गया। तो हम फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं ना, इस वाले केस में यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस लिखते हैं, राइट गैप का, जो कि Q है। 100 लिख देते, तो 100 ना लिख के आप कितना लिखेंगे, L, कैपिटल L, तो कैपिटल L माइनस L1 ओवर L1 इंटू, यहां रेजिस्टेंस लिखते थे हम
लेफ्ट गैप का। तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना है, P, है ना। फॉर्मूला याद दिलाता हूं, S इज इक्वल टू 100 माइनस L ओवर L इंटू R। यहां जो रेजिस्टेंस लिखते थे ये लिखते थे लेफ्ट गैप का, और ये रेजिस्टेंस राइट गैप का। यहां पे बैलेंसिंग लेंथ, ये भी बैलेंसिंग लेंथ, ये भी बैलेंसिंग लेंथ सेंटीमीटर में, है ना, बैलेंसिंग लेंथ। और यहाँ पे वायर की टोटल लेंथ, तो वायर की टोटल लेंथ मैंने कितनी मानी, कैपिटल L सेंटीमीटर। इस पूरे वायर की जो लंबाई है, ये जो वायर है आपका, इस वायर की लंबाई कैपिटल L मान ली है मैंने। अब इस पूरे वायर की कैपिटल L पूछ रहा, लेंथ ऑफ द वायर, ब्रिज वायर, तो इस जगह पर मैं कैपिटल L लिखूंगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कौन सा लिखा, राइट गैप। तो राइट गैप में मैंने क्यू बनाया तो क्यू तो लिखा है, और लेफ्ट गैप में मैंने पी बनाया तो पी लिखा है। बैलेंसिंग लेंथ मैंने L1 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिखना चाहो 30 लिख दो डायरेक्ट, 30, और ये भी 30। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया, समझ में आया। सेकंड केस में क्या कह रहा है अब, कि सेकंड केस में एक तो P और Q को इंटरचेंज कर रहा है, तो इंटरचेंज कर दें। तो पहले हम P और Q को इंटरचेंज करके एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना। देखो ऐसे इंटरचेंज कर लिया, और यहां बना लिया मैंने अब कितना, Q ओम, और यहां पे लिख लिया मैंने P ओम। इंटरचेंज करने की कह रहा है। अब बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन हो रही है हमारी, नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है कितनी डिस्टेंस पर, 120 सेंटीमीटर पर। द रेजिस्टेंस P एंड Q आर इंटरचेंज, द बैलेंस इज ऑब्टेन 120 सेंटीमीटर। तो अब बैलेंसिंग लेंथ जो L2 है वो 120 सेंटीमीटर, और टोटल पूरी वायर की लंबाई कितनी मानी मैंने, L सेंटीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर पे तो बैलेंसिंग लेंथ कहां पे प्राप्त होगी, 120 पे तो बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त हो रही है। फिर दोबारा से इस फॉर्मूले का यूज करें, तो फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेशन तो है, तो यहां पे कौन सा लिखते हैं, राइट गैप का। तो राइट गैप का रेजिस्टेंस कितना है, P, तो P लिख दिया, इज इक्वल टू, यहां पर टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो L मानी है, यहां पर बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और यहां पर भी 120 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ, इनटू यहां लिखते हैं लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस जो कि कितना है इस समय, Q, ऐसे। ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम यहां से इस P की वैल्यू यहां रख दें, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। ये Q है, इज इक्वल टू L माइनस के 30 ओवर 30 इंटू इस P की वैल्यू, ये वाली P की वैल्यू यहां रख देते हैं हम, तो L माइनस 120 और ये 120, है ना, मल्टीप्लाइड बाई Q, ये वाला Q। P की वैल्यू ये वाली मैंने उठा के यहां रख दी, तो देखो इस Q से तो Q कट गया, एक आ गया यहाँ पे, इन दोनों को इधर ले आए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाइड में 30 इंटू 120 इज इक्वल टू L माइनस के 30 और L माइनस 120। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यहां तक समझ में आया पहले आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, और सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लें, हम L की वैल्यू निकाल लें। तो करें सॉल्व, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो देखो ये 30, ये 120, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो L स्क्वायर, इसका इसमें करो तो माइनस के 120L, इसका इसमें तो माइनस के 30L, इसका इसमें तो प्लस हो जाएगा 30 और 20, 30 और 120। देखो इससे तो ये कट गया, ये इधर आके कटेगा तो इधर जीरो रह जाएगा, है ना, तो ये तो जीरो हो गया भाई, ये प्लस का है ना, इसीलिए कट के जीरो। ये तो मल्टीप्लाइड था इसीलिए यहां एक रह गया था, ठीक है। अब ये हो गया L स्क्वायर माइनस 150L, 150L को इधर ले आओ, तो देखो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं। रेशियो पूछ रहा P और Q का, लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ तो निकल ही आई आपकी, यहां कर देता हूं, ठीक है। तो लेंथ निकल आई हमारी L स्क्वायर बराबर 150L, L से L काट गया तो L बराबर आ गया 150 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज की जो लेंथ होनी चाहिए, मीटर ब्रिज ना कहें, स्लाइड वायर ब्रिज की जो लेंथ होनी चाहिए वो 150 वायर की लेंथ आ गई। रेशियो पूछ रहा है P और Q का, तो देखो यहां से रेशियो निकाल लो, इस जगह पर रख दो, Q सीधा नीचे ले आओ, फ्रॉम इक्वेशन टू P ओवर Q इज इक्वल टू
इस Q को नीचे ले आओ भाई। P पहले क्वेश्चन में P था, फिर Q था, P एंड Q, तो P और Q लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 माइनस 120 यहां रख रहा हूं कैपिटल की वैल्यू, Q को नीचे ले आया, ठीक है, और ये 120, तो 150 में 120 गए तो 30/120, एक कट गया, 1/4, तो रेशियो आ गया P ओवर Q। P ओवर Q आ गया 1/4। तो देखो इतना रेशियो हो गया, इतनी लेंथ हो गई, दोनों आंसर आ गए। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन। इन अ मीटर ब्रिज when the resistance in the left gap is 4 ohm or unknown resistance is right gap, balance point obtained at 40 cm from zero end। देखो फर्स्ट केस बना लेते हैं पहले हम, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा सारे, और थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज करके देखिए आप बुक से क्वेश्चन। ये आपने ये लगा लिया वायर, यहां तो लेफ्ट गैप में तो लगा रहा है क्या, लेफ्ट गैप में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो इसे आर मान लेते हैं, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा है। अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगा रहा है, एस ओम लगा लिया, है ना। बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है 40 सेंटीमीटर पर, तो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो गया है, दैट मींस बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है। मीटर ब्रिज कह रहा है तो लंबाई टोटल 100 सेंटीमीटर ही लेंगे हम इसकी, है ना। ये फर्स्ट केस हो गया, इसमें फॉर्मूला लगाएं तो यहां लिखते हैं राइट गैप का रेजिस्टेंस एस, टोटल लेंथ लिखते हैं, बैलेंसिंग लेंथ लिखते हैं, नीचे भी बैलेंसिंग लेंथ इनटू लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस जो 4 ओम है, 4 ओम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, आगे सॉल्व करें। एस इज इक्वल टू 100 माइनस बैलेंसिंग लेंथ 40 दे रखी है, ये 40 इंटू 4, तो ये ऊपर बचा 60/40 इंटू 4, तो 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 काट दिया, 6 ओम आ गया। एस अननोन रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया। अब क्या कहा है उसने, देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसने कहा है सेकंड केस, ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 4 ओम। तो शंटिंग का मतलब मैंने पीछे ही बताया, शंट लगाने का मतलब बताया था। कह रहा है कि ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 4 ओम, तो अननोन रेजिस्टेंस यही वाला था, तो ये कौन सा था, अननोन रेजिस्टेंस था। अब निकाल लिया वो एक अलग बात है, तो इसके साथ 4 ओम रेजिस्टेंस शंट किया गया है। शंट का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना, ये मैं पीछे भी बताया था जब मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था आपको। तो एस ओम को शंट किया है, एस मतलब अननोन रेजिस्टेंस को शंट कर दें किसके साथ, 4 ओम के साथ। तो 4 ओम ये दूसरा रेजिस्टेंस है कोई 4 ओम, ठीक है नहीं, उसके साथ इस एस ओम को शंट करने की कह रहा है, मतलब इस एस ओम को 4 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने की कह रहा है। तो देखो फिर सेकंड केस बना लेते हैं हम, ये तो हमारा ऐसे, ये अननोन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये वायर कनेक्ट कर लिया हमने ऐसे, है ना, ये सेल लगा दिया यहाँ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये 0 एंड हो गया। यहाँ पे तो ऐसे के ऐसे ये R4 ओम, और ये जो S ओम था, जो अननोन रेजिस्टेंस था S ओम, इसके साथ शंट करने की कह रहा है एक 4 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे शंट करने का मतलब होता है कि देखो ऑन शंटिंग मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है, अननोन रेजिस्टेंस ये ना विद 4 ओम। नहीं आया, समझ में आया कि नहीं भाई। अननोन रेजिस्टेंस वर्ड यूज पीछे भी किया है ना ऊपर, ये ना अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, तो ऑन शंटिंग अननोन रेजिस्टेंस विद 4 ओम, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, एस की वैल्यू, और क्या पूछ रहा है, बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है। बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ नहीं पूछ रहा, सॉरी, यहाँ पे गैलोमीटर बना लो, मान लो बैलेंसिंग लेंथ आपकी ये डी बैलेंसिंग लेंथ हो गई, अब L2, ये पूछा नहीं है, L2 मान लिया अभी। तो ये तो एस की तो हमने वैल्यू निकाली ना 6 ओम,
तो ये 6 ओम और 4 ओम किस कॉम्बिनेशन में है? 6 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसे एक बना लो, इसे आर डैश कह दो या एस डैश कह दो, एस डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, तो 1/s डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4 ऐसे, ठीक है। तो यहां से 24 एलसीएम आ गया, यहां 4 प्लस यहां 6, तो ये 10/24, तो एस डैश आ गया 24/10, 24/10 ओम। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके तुमने क्या बना लिया? एक रेजिस्टेंस बना लिया कि नहीं? कॉम्बिनेशन करके एक, कितनी वैल्यू आ गई इसकी? अब एस डैश, फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो ये देखो इतना मिटाल देता हूं मैं क्वेश्चन, ये वाला मिटाल दिया, यहां करता हूं सोल्यूशन। अब फॉर्मूला लगा दो, पहले फॉर्मूला यही लगा देता हूं। तो यहां लिखते हैं हम लाइट गैप का रेजिस्टेंस जो कि एस डैश है, 100 माइनस बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L2 पता नहीं है, इंटू L2 इंटू यहां लिखते हैं हम लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस जो कि R है, दैट मीन्स 4 ओम है ना। और इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, ये रही एस डैश की वैल्यू 24/10 है ना, इज इक्वल टू 100 माइनस L2 ओवर L2 इंटू 4, ऐसे 4 से कट गया 6 बार, है ना। इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो 6L2 इज इक्वल टू इसका इसमें 1000 है ना, माइनस के 10L2, इसको इधर ले आएंगे, गड़बड़ कर दी, नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है, सही तो है। इसको इधर ले आओ तो 16L2 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा? 16L2, ये प्लस का हो जाएगा, तो 16L2 इज इक्वल टू 1000। यहां से आप L2 निकाल लो, तो 16 डिवाइडेड बाई 16 है ना, 1000 डिवाइडेड बाई 16, इसे सॉल्व करोगे तो 62.5 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ नहीं पूछी है, कह रहा है कि फाइंड द शिफ्ट ऑफ द बैलेंस पॉइंट ऑन द ब्रिज वायर, कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले कितने सेंटीमीटर पे था? 40 सेंटीमीटर पे था बैलेंसिंग लेंथ, ये 40 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ थी। अब बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 62.5, यहां आ रही है, तो कितना शिफ्ट हुआ? तो ये तो शिफ्ट हुआ इतना भाई, पहले आ रही थी बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर पर, अब आ रही है बैलेंसिंग लेंथ कितनी? 62.5। ये यहीं से मेजर करेंगे L2 जीरो पॉजिटिव एंड से, 62.5 सेंटीमीटर है इतना। लेकिन बैलेंसिंग लेंथ नहीं पूछी, उसने कहा फाइंड द शिफ्ट ऑफ द बैलेंस पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे? शिफ्ट हेंस देन शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ बैलेंस पॉइंट। तो पहले बैलेंस पॉइंट यहां था, अब यहां पहुंच गया है। पहले 40, यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर था, अब यहीं से 62.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो कितना शिफ्ट हुआ? तो 62.5 माइनस के 40, तो कितना हो जाएगा? घटाएं तो 0.5 तो ये आएगा इधर ऐसे के ऐसे ही, 62 में से 40 घटा दो तो 2, और 6 में से 4 गए तो 2, 22.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। आपसे पूछा क्या था, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो 22.5 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होगा। ठीक है ना, लैंग्वेज पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है बेटा, तो देखो आज के लिए इतना ही। मीटर ब्रिज समझ में आया आपको? अच्छा, कल हम अगले लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, थैंक यू।